गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 22 तारीख को व्यापम के द्वारा प्री बीएड और प्री डीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको कंडक्ट कराया गया था। तो आज मैं आप लोगों के बीच जो प्री बीएड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो रीजनिंग सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर के, तो उसके जो प्रश्न थे उसका आंसर विथ सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं कि व्यापम किस तरह के प्रश्नों को सम्मिलित किया था और उसका आंसर संभवतः क्या हो सकता है। तो पहला सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला सवाल है, एक कथन दिया गया है, स्टेटमेंट। भारत का योजना आयोग मुख्यतः देश की पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजना निरूपण का कार्य करता है और उसका कारण दिया गया है, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो यदि आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे, संविधान अगर पढ़े होंगे थोड़ा मोड़ा, तो आपको जानकारी होगा कि योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं के निरूपण का कार्य करता है, लेकिन वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का है नहीं, ये जनरल स्टडीज का है, जीएस का है, संविधान का है, लेकिन बतौर रीजनिंग इसको पूछ लिया गया है। तो हमको ये पता है कि कथन तो सही है परंतु कारण सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखें अगला सवाल। अगला सवाल दिया है कि यदि किसी माह 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का ये सवाल है। तो प्रश्न में पूछा है कि किसी माह 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। तो इसमें बेक जो डेट है उसका दिन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को बनाने का जो तरीका होता है उसमें यदि हम देखें तो हमको जिस तारीख को दिया रहता है उसको छोड़ करके जिस तारीख को पूछा है वहां तक के दिनों की संख्या को हमको निकालना पड़ता है। इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा 5 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक टोटल कितने दिन हैं। तो 5 तारीख से 28 तारीख तक टोटल कितने दिन हैं, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 28 में से 4 माइनस कर दूंगा। तो मुझे पता चल गया टोटल कितने हैं, 24 दिन। यानी कि 5 तारीख से यदि आप 28 तारीख तक काउंट करेंगे तो कुल दिनों की संख्या जो होगी वो 24 होगा। अब इस 24 को मैं 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो मैं किससे 7 से डिवाइड कर दूंगा 24 को। तो 24 को यदि मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 3 टाइम में डिवाइड होगा, आ जाएगा 21। रिमाइंडर या शेष फल जो बच जाएगा वो आएगा 3। तो 3 आ गया। तो इसी 3 को हमको माइनस करना है। किस में माइनस करना है, जो दिन दिया गया है वो, उस पे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि बेक डेट पूछा हुआ है, बेक डेट वाला दिन पूछा है। अगर आगे का पूछा रहता तो हम उस पर प्लस करते। तो यदि हम माइनस करें शुक्रवार पे, तो शुक्रवार के पहले एक दिन रहा होगा गुरुवार, गुरुवार के पहले रहा होगा एक दिन बुधवार, और बुधवार के पहले एक दिन रहा होगा मंगलवार। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मंगलवार। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर लेंगे हम मंगलवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल है, विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हो सकता है संभवतः व्यापम विलोपित करे, क्योंकि इसमें कुछ खास रिलेशन या कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं बन पा रहा है जिसकी वजह से इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक आंसर हो। तो मे बी ये विलोपित हो सकता है। अगला सवाल देखें। दिए गए अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो नीचे नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं, सही विलुप्त चुनिए। तो इस तरह के प्रश्नों को हम क्या करते हैं, चूंकि एक सीरीज का क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग इन चारों ऑप्शनों को बारी बारी लिख के देखते हैं, और बारी बारी लिख के देखने के बाद जिसमें एक बेहतर सीरीज बन पाता है तो वही हमारा आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो होगा डी, और इसका जो सीरीज बन पाएगा यहाँ हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा बी फॉर बॉल, उसके बाद हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा ए, और उसके बाद हो जाएगा सी। यानी कि ये सीरीज किस तरह का बन रहा है, ट्रिपल ए डबल बी डबल सी। यानी कि ए को 3 बार लिखा गया, बी को 2 बार और सी को 2 बार,
उसके बाद ए को 2 बार, बी को 3 बार, सी को 2 बार, फिर उसके बाद ए को 2 बार, बी को 2 बार, सी को 3 बार। तो इस तरह का एक सीरीज बन रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सीरीज है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छह लोगों की एक परिवार में अनिल, पल्लवी, नवीन और ये सुमंत टाइप हो गया है, सुमन है, प्रियंका, हरिका दो पंक्ति में बराबर संख्या में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट दिया है, उसके हिसाब से देखें तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, बैठक व्यवस्था हम लोग रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम अरेंज करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा। तो यहां से हमको देखना है नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं इधर उत्तर दिशा की तरफ कुछ लोग, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, और दक्षिण दिशा की तरफ कुछ लोग मुंह करके बैठे हैं। तो यदि उत्तर दिशा की तरफ देखें तो प्रश्न में दिया है नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मैं यहां मान लेता हूं प्रियंका है और यहां मान लेता हूं मैं नवीन है। ऐसे बैठे हैं, पहले लाइन में दे दिया है। देखो कुछ इंस्ट्रक्शन यहां दिया है और इस इंस्ट्रक्शन को यदि आप पढ़ना भूल गए तो आगे दिक्कत होगा। बाकी इंस्ट्रक्शन जो निर्देश है नीचे में दिया गया है। हरिका नवीन के विकर्णवत सम्मुख बैठी है। तो ये जो हरिका है नवीन के विकर्णवत यानी कि डायगनली बैठी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हरिका यहाँ बैठी है। उसके बाद आगे बोला गया है कि पल्लवी हरिका के बाईं ओर बैठी है। तो पल्लवी यहाँ इन दोनों जगह पे, क्योंकि हरिका का जो बाईं इधर है, ठीक है, लेफ्ट उधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, क्योंकि हरिका का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है। तो जब हरिका का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है तो आप इसको इमेजिन करें, हरिका दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठी है, तो उसका राइट हैंड साइड उधर हो गया, लेफ्ट साइड इधर हो गया। तो पल्लवी यहाँ कहीं होगी, इन दोनों जगह पे कहीं भी। तो आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। हरिका नवीन के विकर्णवत सम्मुख बैठी है, इसको लिख चुके थे हम लोग। पल्लवी हरिका के बाईं ओर बैठी है, तो पल्लवी को हम लोग लिख लेते हैं यहां कहीं। और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है क्या? यहां भी दिया है कि अनिल, पल्लवी, नवीन, सुमन, प्रियंका, हरिका दो पंक्ति में बराबर संख्या में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं, ठीक है, जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। हरिका नवीन के विकर्णवत सम्मुख बैठी है, ये भी ठीक है। पल्लवी हरिका के बाईं ओर बैठी है, पल्लवी हरिका के बाईं ओर बैठी है। तो अब हमारे पास ये देखना है कि निम्नलिखित में से कौन से तीन व्यक्ति दोनों पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति में बैठे हैं। तो आगे देख लेते हैं। हरिका, प्रियंका, नवीन। हरिका नवीन के सामने है और एक साथ नहीं हो सकते, ये ऑप्शन गलत है। पल्लवी, अनिल, हरिका। पल्लवी, हरिका, अनिल हो सकता है, दूसरा ऑप्शन को छोड़ के रखते हैं। पल्लवी, नवीन, प्रियंका। प्रियंका, नवीन और पल्लवी एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। हरिका, सुमन और पल्लवी। हरिका, सुमन और पल्लवी। सुमन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है क्या? मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट और होना चाहिए इसमें। हालांकि पल्लवी, अनिल और हरिका इसका आंसर होगा। हरिका, सुमन, पल्लवी। हरिका, सुमन, पल्लवी। एक आध स्टेटमेंट छूट रहा है क्या, ये देख लें जरा। मुख करके बैठे। नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं, नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। हरिका नवीन के विकर्णवत सम्मुख बैठी है, हरिका नवीन के विकर्णवत। पल्लवी हरिका के बाईं ओर बैठी है। एक स्टेटमेंट इसमें छूट गया है, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट छूटा है, तो आप लोग ध्यान रखना। इसका जो आंसर होगा पल्लवी, अनिल और हरिका ये एक साथ एक रो में बैठे हुए हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। एक में इसमें क्या है वो टाइप करने में मेरे ख्याल से छूट गया है, एक स्टेटमेंट छूट गया है, तो उसको देख लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दिए गए प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा सही कूट का चयन कीजिए।
तो सही कूट का चयन करने के लिए देखो, ये जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आप लोग एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है अंग्रेजी वर्णमाला, उस चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला में यदि आप वर्णमाला में आने वाले अक्षरों के क्रम को याद कर लेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे इसमें हम क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो सेम सेम अल्फ़ाबेट हैं उससे प्रश्न नहीं बनता। जैसे एस के बाद ए आया है तो सबसे पहले तो यही आएगा एक नंबर पे, उसके बाद एस ई एल, एस ई एल, एस ई एल, एस ई, इतना दिया है। तो अब इसमें से कॉमन देखें तो एस ई एल, एस ई एल, एस ई एल, इन तीनों में से एस ई एल कॉमन है तो उसको छोड़ देते हैं। ई उसके बाद आया है जिसका नंबर है 5, एल के बाद आया है एफ, एफ का नंबर है 6, और उसके बाद डी का नंबर आता है 4। तो इसका मतलब ये आएगा पहले नंबर पे, उसके बाद चौथा आएगा दूसरे नंबर पे, उसके बाद दूसरा आएगा तीसरे नंबर पे, और उसके बाद तीसरा आएगा चौथे नंबर पे, और उसके बाद ये पांचवा आएगा, मान के चलिए पांचवें नंबर पे, आखिरी नंबर पे आएगा। तो यदि हमारा सीक्वेंस बन पाए पहला चौथा, पहला चौथा, उसके बाद दूसरा, तो पहला चौथा दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, और तीसरा के बाद पांचवा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो यदि इसको आप नंबरिंग कर लेंगे तो बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, यदि आप लोगों को जो वर्णमाला है उसमें जो अल्फ़ाबेट आते हैं उनका क्रम यदि अच्छे से याद हो तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है, टाइम भी बचता है उसमें। चलिए आगे बढ़ें। दिए गए श्रेणी को विलुप्त पद ज्ञात कर पूर्ण कीजिए। तो इस श्रेणी में जो विलुप्त पद है उसको हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज़रा देखें। तो पहले दिया है 0, उसके बाद दिया है 14, उसके बाद दिया है 78, और उसके बाद दिया है 252, और उसके बाद दिया है 620। तो इसको देखें तो ये हो जाएगा 1 टू दी पावर 4 -4 यानी कि 0। इसके बाद हो जाएगा 2 की घात में 4 ऋण 2, यानी 2 की घात में 4 मतलब 16 हो गया, 16 में 2 कम करेंगे 14 आ जाएगा। 78 को देखें तो 3 की घात में 4 ऋण 3, 3 की घात में 4 करेंगे तो आएगा 91। 91 में यदि हम 3 माइनस करेंगे, 3 की घात में 4 यदि देखें, सॉरी 81, 81 में 3 माइनस करेंगे तो 78 आएगा। उसके बाद आएगा 4 टू दी पावर 4 -4, 4 की घात में 4 करेंगे तो 256 आएगा, 256 में 4 माइनस करेंगे तो 252 आ जाएगा। तो ये कायदे से होना चाहिए। एक छूट गया क्या? अच्छा ये तो है, 5 के घात में 4 -5 तो 625 आएगा, यानी कि 25 का गुणा 2 बार करेंगे तो 625 में 5 घटाएंगे तो 620 आ गया। अब उसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट टर्म होना चाहिए वो 6 टू दी पावर 4 -6 होना चाहिए, यानी कि 6 की घात में 4 ऋण 6 होना चाहिए। तो 6 की घात में 4 यानी कि 36 का वर्ग, 36 का वर्ग होता है 1296, और 1296 में यदि हम 6 माइनस कर दें तो हमारा आंसर आना चाहिए 1290, लेकिन 1290 ऑप्शन में नहीं है, दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ें। देखिए अगला सवाल, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए, इस पे हम देखें तो इसमें भी थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना था इस क्वेश्चन में। और देखो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 111 में से जो सेंटर में नंबर दिया है उसमें हम लोग माइनस कर देंगे। तो 6 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। अब देखें 111 में से यदि हम कितना माइनस कर दें, 111 माइनस 6 पंचे 30, और 30 और 6 36, तो हमारा आंसर आएगा 75। अब माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 75। वैसे ही यदि हम किस में 105 में से माइनस करें, 7 गुणित 4 या 4 गुणित 7 भी लिखें, बात एक ही चीज है, प्लस 1 इंटू 2, यानी कि 105 में से यदि मैं माइनस करूं, 7 चौके 28, 28 और 2 30, तो 30 माइनस करूंगा तो भी कितना आएगा? 75 आएगा। तो इसका मतलब है
कि यहाँ एक संख्या लेना है जिसमें इन दोनों को माइनस करेंगे तो 75 आएगा। तो एक काम करते हैं 75 उसमें जोड़ देते हैं, फिर वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 यानी कि 4 दूनी 8, और उसके बाद कितना है 3 इंटू 3 यानी कि 3 तिया 9, और इसी में हम 75 जोड़ देते हैं तो फिर वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 का 2 जमा 2, 7 और 2 9, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 92। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है 220 के बाद 108 के बाद 56 के बाद 24 के बाद 10 और उसके बाद 3। तो ये एक श्रेणी है, एक सीरीज है। इसमें एक कोई सा भी पद, कोई भी टर्म एक गलत है, उसको हमको छांटना है। तो ज़रा देखें इस सीरीज को, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 220 को यदि हम आधा कर दें, डिवाइडेड बाई 2 कर दें, और उसमें फिर -2 कर दें, तो क्या आएगा। 220 को आधा करोगे 110, 110 में 2 कम कर दोगे तो आ जाएगा 108। अब सेम एज इट इज 108 को हमको आधा करना है तो आएगा 54, 54 में 2 हम कम कर देंगे तो आ जाएगा 52। ठीक है, जो कि यहाँ 52 नहीं है, 56 दिया है। तो आगे 52 से हम चेक करते हैं। 52 को आधा करेंगे तो आएगा 26, 26 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा 24, जो कि यहाँ मैच कर रहा है। और उसके बाद 24 को आधा करेंगे तो आएगा 12, 12 में 2 कम करेंगे तो आएगा 10, जो कि यहाँ से मैच कर रहा है। और उसके बाद 10 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 में 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 3। तो ये सीरीज किस तरह का सीरीज है, किसी भी संख्या को जो इसमें दिया गया है जस्ट हाफ कर रहे हैं, और हाफ करने के बाद उसमें -2 कर रहे हैं तो अगला पद आ जा रहा है। लेकिन यहाँ 56 ले लिया गया है, लेकिन 56 की जगह पे क्या होना चाहिए, 54 होना चाहिए, इसके जगह पे होना चाहिए 54, तभी ये सीरीज कंप्लीट होगा। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ें। देखिए अगला सवाल, उसे चुनिए जो बाकी 3 से भिन्न है। तो ये जो सवाल है देखें, क्लासिफिकेशन का है, वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, या कभी कभी इसको एनालॉजी वाले चैप्टर में भी हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं। तो 71 की यदि हम बात करें, 37 की बात करें और 17 की बात करें, ये तीनों के तीनों जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या है, जबकि ये 57 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये 19 के पहाड़ा में 3 बार में आता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 57, जो कि बहुत ही सरल सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल देखें, लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो विलुप्त पद है, आप इस सीरीज ही है ये मान के चलें, तो सीरीज को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस सीरीज में जो क्रम से 2 अल्फ़ाबेट आए हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के अपोजिट नंबर पे आने वाले अल्फ़ाबेट हैं। जैसे ए के अपोजिट में आता है जेड, जी के अपोजिट में आता है टी, एम के अपोजिट में आता है एन, और एस के अपोजिट में आता है एच, वाई के अपोजिट में आता है बी। ये हम लोग क्लास में याद करते हैं, सबका याद रहता है जिन लोग क्लास अटेंड करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एच। इसको हम लोग याद करते हैं हाई स्कूल से, सबका हम लोग एक ट्रिक बना के रखे हैं। ठीक है, चलो तो इसका आंसर आ जाएगा एच। आगे बढ़ें। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी। देखो इसको क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं और पढ़ते हैं। एक सीधी रेखा में होने का 2 अर्थ है। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां किन किन कंडीशन पर एक सीधी रेखा पर होंगे, तो एक सीधी रेखा पर तो ये है। ठीक है, दूसरा एक सीधी रेखा पर ये भी हो सकता है। क्लास में स्पेशली मैं बताता हूं कि यदि दोनों रेखाओं के बीच यानी दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री बन रहा है तो भी वो एक सीधी रेखा पर होते हैं, और 0 डिग्री भी एंगल बन रहा है तो पर भी वो क्या होते हैं, एक सीधी रेखा पर होते हैं। इसे 0 डिग्री हम मान सकते हैं। ठीक है, यदि घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर हों तो भी हम एक सीधी रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री पर हों फिर भी हम उसको एक सीधी रेखा कहते हैं। तो हमको दोनों को एक एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। तो मैं दोनों को सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है मिनट निकालने का आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे तो 2/11 h × 30 ± a।
ये एंगल निकालने का तरीका है, मतलब यहाँ एंगल लिखते हैं, मिनट निकलता है। तो 2/11 में 0 डिग्री का पहले बना ले रहा हूँ। एच की जगह पे हम 10 लेंगे क्योंकि पहले वाले समय को लेते हैं। तो 10 × 30 ऐसा हो जाएगा। ए की जगह पे 0 लेंगे क्योंकि 0 डिग्री को सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 या 30, 30 को डबल करेंगे यानी कि 300 को डबल करेंगे तो 600 हो गया। 600 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, बचा इसमें 5, हो गया 50, 11 चौके 44, बचा इसमें 6, और घड़ी की दिशा में इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 54 सही 6/11 मिनट। तो एक आंसर ये आ गया, 54 सही 6/11 मिनट। अब उसके बाद 180 डिग्री लेंगे, तो 180 डिग्री को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/11। उसके बाद h की जगह पे फिर से 10 लेना है हमको, पहला वाला समय 10 × 30, यहाँ -180 लेंगे। इसलिए लेंगे -180 क्योंकि ये 330 से ज़्यादा हो जाएगा यदि हम प्लस लिए तो। वो क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं क्यों ऐसा होता है। तो 300 में से यदि 180 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 120, और 120 को यदि हम डबल करेंगे तो आ जाएगा 240, और 240 को यदि हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 दूनी 22, बचा 20, 11 एकम 11, बचा यहाँ 9, यानी कि दूसरा जो समय आ गया 21 सही 9/11 मिनट। तो ये भी ऑप्शन में दिया गया है 10:21 सही 9/11। लेकिन दो आंसर के लिए नीचे में जो डी ऑप्शन दिया गया है वहाँ लिखा है ए व सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। क्लास में इसको जिन स्टूडेंट लोग रीजनिंग की क्लास अटेंड किए होंगे उनको बखूबी पता होगा। मैं स्पेशली इस क्वेश्चन को बताता ही हूँ कि एक सीधी रेखा में होने का मतलब 0 डिग्री भी होता है और 180 डिग्री भी होता है, और इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट लोग इस क्वेश्चन को किए होंगे क्लास में वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग यस करके बताएंगे मुझे, अगर ऐसा हम लोग इसको पढ़े हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो ये एक अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, पहले अंग्रेजी वर्णमाला को लिखना पड़ेगा हमको। तो लिख लेते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। हालांकि इतने लिखने की हमको आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हम लोग लिख लिए। अब इसमें से तीसरे को, प्रत्येक तीसरे को हटाना है। तो सी को हटा दिए, एफ को हटा दिए, आई को हटा दिए, एल को हटा दिए, ओ को हटा दिए, आर को हटा दिए, यू को हटा दिए, एक्स को हटा दिए। अब देखें तो किधर से बोल रहा है, बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से हमको निकालना है 9वां अक्षर। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये हो जाएगा 9th नंबर का अल्फ़ाबेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा एम। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल देखें, यदि OUICK को RYRSJ लिखा जाता है तो उसी कोड में दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले उसको किस आधार पे लिखे हैं ज़रा देख लेते हैं हम लोग क्रॉस चेक करके। तो क्रॉस चेक करें तो OU OUICK ऐसा दिया हुआ है। इसको लिखा गया है RYRSJ, ऐसा लिखा गया है। तो देखते हैं कि ये किस आधार पे लिखा गया है। तो O का जो अल्फ़ाबेट में नंबर होता है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये होता है 15 और ये होता है 18। तो मैं यहाँ बाजू में लिख दे रहा हूँ, इसका 15 होता है और इसका होता है 18।
यानी कि +3 हुआ है। ठीक है, इसमें यदि देखें तो u का होता है 21 और y का होता है 25। ठीक है, तो इसमें प्लस क्या किया गया है, 4 किया गया है। यदि i का देखें तो होता है 9 और r का होता है 18, यानी कि इसमें +9 किया गया है। c का देखें तो 3 होता है, s का देखें 19, तो इसमें +16 किया गया है। उसके बाद k का होता है 11, j का होता है 10, -1 किया गया है। तो पहले अल्फ़ाबेट में +3, दूसरे वाले अल्फ़ाबेट में +4, तीसरे वाले अल्फ़ाबेट में +9, चौथे वाले अल्फ़ाबेट में +16 और पांचवें वाले अल्फ़ाबेट में -1 किया गया है। तो वैसे ही हम दिल्ली के साथ भी करेंगे। तो मैं सिर्फ नंबरिंग लिख दे रहा हूँ। तो दिल्ली का होता है डी का 4, तो 4 में हम +3 करेंगे, तो 4 और 3 हो गया 7। 7 जो अल्फ़ाबेट होता है वो जी का होता है। ई का होता है 5, 5 में हम 4 ऐड करेंगे, तो 5 4 हो गया 9, 9 अल्फ़ाबेट होता है आई का। उसके बाद एल, एल का होता है 12, 12 में हम जोड़ेंगे 9, तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, 21 अल्फ़ाबेट होता है यू का। उसके बाद आ गया एच, एच का होता है 8, 8 में हम जोड़ेंगे 16, तो हो जाएगा 24, 24 जो अल्फ़ाबेट होता है वो होता है एक्स का। और उसके बाद है क्या, आई, आई का होता है 9, 9 में -1 करेंगे तो 8, और जो 8 होता है वो एच का होता है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, GIUXH। लेकिन शुरू वाला अल्फ़ाबेट जी जो है किसी से मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब मैच कर रहा है लगभग लगभग इसमें। तो आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर का, कि यदि 3 × 2 = 10, यानी कि 3 × 2 = 10, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 3 × 2 = 10 होगा, उसको रीजनिंग के थ्रू हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें यदि हम देखें तो इसमें जो लॉजिक है वो है 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और जो भी आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो बनेगा 10। जैसे 3 का स्क्वायर देखेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर देखेंगे तो 4, और उसके बाद ये आ जाएगा 5, 5 को डबल कर देंगे तो आ जाएगा 10। और यही आगे इसमें भी लागू होगा और इसमें भी लागू होगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा। तो हो जाएगा इसका आंसर 7 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर जो भी आएगा, और उसको हम डबल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इसका हो जाएगा 36, और इन दोनों का डिफरेंस × 2, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 13, और 13 को डबल कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 26। बाकी बुक को भी आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल देखें। अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर सभी में समानता है, जबकि एक भिन्न है, होना चाहिए, निम्न है दिया है। विषम को चुनिए। तो विषम यानी कि इसमें से अलग को हमको छांटना है। तो जे और एल का नंबरिंग कर लेते हैं। जे का होता है 10 और एल का होता है 12। ठीक है, इन दोनों का देखें तो एफ का होता है 6 और टी का होता है 20। ठीक, एच का देखें तो 8 और ओ का होता है 15। ई का देखेंगे तो 5 और जेड का होता है 26। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें 2 है, इन दोनों का डिफरेंस देखें 4 है, इन दोनों का डिफरेंस यदि देखें तो 7 है, इसमें 8 7 15, और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 21 है। तो इसमें यदि हम देखें तो ये 7 के टेबल में आता है, ये भी 7 के टेबल में आता है, ये भी 7 के टेबल में आता है। इसका जो डिफरेंस है 7 के टेबल में वो 2 नहीं आता है। इसलिए लॉजिकली अगर हम देखें तो पहला आंसर भिन्न होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल है 382, 190, उसके बाद एक पद गायब है, फिर 46 है और 22 है और उसके बाद 10 है। तो इनका डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 2 में 0 गया, बचा कितना 2, 8 में 9 गया, तो कितना बचेगा 9 ही बचेगा, उधर से हासिल लेंगे तो। अब 3 में से 2 बचा है तो 2 में से 1 गया, तो कितना आ गया 192। इनका डिफरेंस 192 है। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 24 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 12 आ रहा है। तो देखो 12 का ये जस्ट डबल है, और जस्ट डबल के बाद हो सकता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस में 48 आए, और 48 के बीच में फिर 96 आ जाए।
तो वो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। अगर इसमें मैं 48 जोड़ दूँ तो 46 और 48 को यदि हम जोड़ें तो 8 6 14 का 4 जमा 1, 4 और 4 और 8 1 9 94। तो इसमें देख रहे हैं कि 94 ऑप्शन में है, तो यदि हम यहाँ 94 ले लें तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 12, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 24, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 48। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 48 का जस्ट डबल 96, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 192। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 94। चलिए आगे बढ़ें, अगला सवाल देखें। यदि ए को हम जेड लिखें, सॉरी ए को 26 लिखें, जेड को 1 लिखें और एस यू एन बराबर 20 हो तो सी ई टी यानी कि इसके लिए हमको बताना है कितना नंबर होगा। तो देखो ए का जो नंबरिंग है जेड, ये उल्टे क्रम में होता है, यदि जेड साइड से काउंट करें तब होता है। जेड का 1 तब आता है जब उल्टे साइड से हम क्रम करें, मतलब काउंट करें उसको। तो एस यू एन का भी देख लेते हैं क्रम। तो एस का उल्टे साइड से और यू का उल्टे साइड से और एन का उल्टे साइड से लिख के हम लोग जोड़ लेते हैं। तो एस का उल्टे साइड से होता है 8, यू का देखें तो उल्टे साइड से होता है 6, और एन का देखें तो उल्टे साइड से होता है 14, यानी कि 13 होता है इसका, 14 सीधे साइड से होता है। तो इसको ज़रा हम लोग जोड़ लें, एस यू एन, एस का उल्टे साइड से एस एच, ठीक है, यू का एफ, एन का होता है एम। तो यदि इसमें हम देखें तो 8 और 6 14, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जा रहा है 27, और इसमें क्या दिया है 20 दिया है, यानी कि इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ लॉजिक अलग है जैसे लग रहा है, देखते हैं ज़रा। सीधे साइड से ए का उल्टे साइड से होता है 26, जेड का उल्टे साइड से होता है 1, ये तो ठीक है। तो एस का जो उल्टा नंबरिंग होता है वो एच होता है, यानी कि एस एच होता है तो ये इसका 8 होता है, तो इसका 8 आ जाएगा। यू का होता है एफ, तो इसका होता है 6, और एन का जो होता है वो होता है एम, जिसका होता है 13। तो 8 और 6 14, 14 और 13 हो जाएगा टोटल कितना 27, जो कि 27 लॉजिक नहीं बन पा रहा है। ठीक है, देखते हैं, ये हो सकता है विलोपित हो जाए ये सवाल, अगर उल्टे साइड से हम लोग काउंट भी करते तो आंसर उल्टा आता, इसको छोड़ दिए रहो। आगे देखते हैं, मे भी हो सकता है वो विलोपित हो जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें ज़रा देख लें। इसमें दिया है कि 816 बराबर दिया है रोज आर रेड, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि हमको इसको आसानी से बनाते बने। देखें, अब मैं इसी में बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। इसमें पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, इन दोनों में यदि देखें तो यहाँ भी 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है, तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ दिया है आर और यहाँ दिया है आर, तो आर के लिए 1 यूज़ हुआ है। इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें, इन दोनों में, तो इसको मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, इस 6 को भी स्क्वायर कर दे रहा हूँ। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो ये जो रेड है इसको भी स्क्वायर कर दिया, यानी कि रेड के लिए 6 यूज़ हुआ है, और यहाँ जो रोज़ यूज़ हुआ है वो 8 की जगह पे है। तो इसका मतलब यदि हमको रोज़ रेड के लिए कौन सा सांख्यिकीय कोड होगा, तो रोज़ रेड के लिए देखें तो रोज़ के लिए 8 है और रेड के लिए 6 है, तो 8 और 6 होना चाहिए, यानी कि 6 8 दिया है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है। अब देखो, एक जो विद्यार्थी है वो कक्षा में जाके अध्ययन करता है, तो उसी प्रकार खिलाड़ी जहाँ खेलता है उसका संबंध वही होगा। ठीक है, तो खिलाड़ी जो जाके स्टेडियम में खेलता है तो उसका संबंध स्टेडियम से होगा, आंसर हो जाएगा स्टेडियम। उसके बाद अगला सवाल देखें, फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया है। तो स्टेटमेंट दिया है कि केंचुआ कृषि के लिए हानिकारक है, जो कि गलत है। केंचुआ कृषि के लिए फायदेमंद होता है।
कारण दिया है केचुआ भूमि के छोटे रूप में तोड़ता, सॉरी, केचुआ भूमि को होना चाहिए था, को छोटे रूप में तोड़ता है और इसे महीन बनाता है। कारण तो सही है, कथन का कारण सही नहीं है, उसका व्याख्या गलत है, ठीक है, लेकिन केंचुआ जो है भूमि को छोटे छोटे बारीक कणों में तोड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो यहाँ हम देखें ए एस यानी कि जो कथन है वो सत्य है लेकिन कारण असत्य लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो कारण है वो तो सही है लेकिन कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिए गए अक्षर श्रेणी में विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। तो हम यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं। ए का जो नंबर होता है वो 1 है, सी का जो नंबर है वो 3 है, जी का जो नंबर है वो 7 है, एम का यदि नंबर देखें तो 13 है। तो इनका डिफरेंस ज़रा देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस है 2 का, यानी कि +2 हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस है 4 का, +4 हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस है +6 का। आगे देखें तो कायदे से इस सीरीज़ में +8 होना चाहिए, 8 और 3 11, यानी कि 21 आना चाहिए, और 21 नंबर का जो अल्फ़ाबेट होता है यू होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप अल्फ़ाबेटों का क्रम याद कर लिए हैं, जो कि लॉजिकली हम याद कर लेते हैं क्लास में, तो आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। आसान हो जाता है लिखने के बजाय, लिखेंगे तो उसमें टाइम लगता है। चलिए एक फिर से क्वेश्चन हमको दिया गया है, और ये क्वेश्चन है, आप इसको रैंकिंग में पढ़ते हैं, रैंकिंग कह सकते हैं या पजल भी कह सकते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी तथा सोन 5 नदियां हैं, गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है। तो उसी क्रम में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 5 नदियां हैं, तो हम लोगों ने 5 लाइन खींच लिया और यहीं हम लोग लिखेंगे। तो गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है, तो मैं यहाँ लिख दिया यमुना और यहाँ लिख दिया मैंने गंगा, ठीक है। गंगा जो है यमुना की अपेक्षा छोटी है, तो जो बड़ी है उसको ऊपर में लिखा हूँ, परंतु सोन से बड़ी है। अब यहाँ सोन से बड़ी है बोला तो ये मेरा गलत हो गया, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा सोन, यहाँ लिखना पड़ेगा गंगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा यमुना। अब ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही है, मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यदि कोसी यमुना से कुछ छोटी है, यदि कोसी यमुना से कुछ छोटी है और साथ में परंतु गंगा से बड़ी है, तो इसका मतलब हो जाएगा गंगा यहाँ, यहाँ सोन, यहाँ कोसी, कोसी जो है गंगा से बड़ी है, और यहाँ यमुना से छोटी है। सोन है, गंगा है, कोसी है। यदि कोसी यमुना से छोटी है, यमुना यहाँ हो गया। एक स्टेटमेंट और होना चाहिए था जो छूट गया है, सरस्वती एक और नदी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सरस्वती यहाँ होगी सबसे ऊपर में कि नीचे में, क्योंकि सबसे छोटी के बारे में जिक्र नहीं है, गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है। तो सरस्वती को या तो ऊपर में या नीचे में हम ले सकते हैं। अब स्टेटमेंट पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हम यहाँ तक अरेंज कर सकते हैं। सरस्वती के बारे में क्लियर नहीं है इसमें स्टेटमेंट। सबसे बड़ी यमुना, फिर कोसी, फिर गंगा, फिर सोन। तो यमुना सबसे बड़ी, ये, फिर कोसी, फिर गंगा, फिर सोन। तो हो सकता है आंसर ये हो जाए, लेकिन हम क्लियरली इसको नहीं बोल सकते आंसर। तो मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन भी विलोपित हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, यानी कि जिन सिक्कों का भार अधिक होता है वो अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। फिर से हम वही स्टेटमेंट के हिसाब से करेंगे। कितने लोग हैं? 5 लोग, 1 2 3 4 5। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, यानी कि राम ऊपर रहेगा, मोहन के सिक्के से भारी है, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान, यानी कि राम ऊपर में है और उसके बाद मोहन है, और राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, तो भारी है तो मैं ऊपर रख दिया, यानी कि अधिक मूल्यवान है, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है तो रमेश को भी नीचे में लिख दिया मैं, ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है कि नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है और योगेश के सिक्के से महंगा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ योगेश को और यहाँ लिख सकता हूँ नरेश को। तो इस तरीके से हमारा एक सीरीज बनेगा। सबसे पहले आएगा नरेश का, तो नरेश का नाम सबसे पहले दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी सीक्वेंस इस क्वेश्चन में ठीक से नहीं दिया गया है, तो हो सकता है ये भी जो सवाल है वो व्यापम के द्वारा विलोपित किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, निम्नांकित चित्र का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारतीय जो शिक्षक हैं परंतु संगीतकार नहीं है। ये वेन आरेख से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में हम ऐसे पढ़ते हैं। तो देखो पहले लिखा हुआ है भारतीय, तो पहले देख लो भारतीय के लिए कौन सा गोला है। इसका मतलब भारतीय के लिए ये ए फॉर एप्पल वाला गोला है, तो ना तो जी होगा, ना ई होगा, ना एफ होगा, ए बी सी डी में से कोई होगा। जो शिक्षक हैं तो शिक्षक है, तो शिक्षक वाला गोला कौन सा है। शिक्षक वाला गोले में बी और सी आ रहे हैं, तो ना ए होंगे ना डी होंगे। परंतु संगीतकार नहीं है, तो संगीतकार नहीं है तो संगीतकार सी तो है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। वेन डायग्राम वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला देखें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसको सुमेलित करना है कि उनके चलने के आधार पे। तो हाथी आप लोगों को पता है एकदम धीरे धीरे चलता है। अगर उछलने की बात करें, उछलना कूदना खरगोश का काम है, फुदकते रहता है। मेमना यानी कि बकरी का जो बच्चा होता है वो भी उछलता है। मुर्गा थोड़ा सा अकड़ के चलता है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कायदे से यही ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखें तो ए का एक ये वाला दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। उसके बाद बी का देखें, थर्ड बी का थर्ड यही दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को TWGNY लिखा जाता है तो गैलेक्सी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ मैं नंबरिंग के थ्रू बताता हूँ आपको। ओ का होता है 15 और टी का होता है 20। इसका मतलब पहले अल्फ़ाबेट में 5 जोड़ा गया है। आर का होता है 18, डब्लू का होता है 23, यानी कि इसमें भी 5 जोड़ा गया है। बी का होता है 2 और जी का होता है 7, इसमें भी +5 किया गया है। आई का होता है 9 और एन का होता है 14, यानी कि इसमें भी +5 किया गया है। टी का होता है 20 और वाई का होता है 25, इसमें भी 5 जोड़ा गया है। यानी कि सभी अल्फ़ाबेट में 5-5 जोड़ के एक नया अल्फ़ाबेट का ग्रुप बनाया गया है। तो इसमें गैलेक्सी में भी हम 5 जोड़ते जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। जी का होता है 7, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होता है एल का। एल का होता है 12, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 17 होता है क्यू का। ए का होता है 1, इसमें 5 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 6, जो कि होता है एफ का। उसके बाद एक्स का होता है 24, 24 में यदि मैं 5 जोड़ूंगा तो 26, 26 के बाद 3 यानी कि आ जाएगा सी। और y में भी जोड़ूंगा 5, तो इसमें 5 जोड़ूंगा y यानी कि y का मान होता है 25, तो 25 एक 26 और बचा 4 यानी कि डी। तो हमारा आंसर होना चाहिए LQFCD। LQFCD, तो आंसर आ जाएगा सी, LQFCD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला देखें तो फिर से एक कथन है कि पिछले 2 दिनों के दौरान भारी बेमौसम बरसात ने राज्य में सामान्य जनजीवन ठप कर दिया है। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई, किंतु इससे राज्य में भारी जल संकट की समस्या बहुत राहत हुई। यानी कि बेमौसम बहुत ज़्यादा बारिश हो गया और बारिश होने की वजह से जनजीवन ठप हो गया है, 5 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन जल संकट की जो समस्या है उससे राहत मिल गया है। पानी गिरा है तो पानी की भी समस्या था, पानी की कमी थी, उससे राहत मिल गया। तो राज्य के द्वारा क्या क्या कार्यवाही करना है वो 3 हमको ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से कौन कौन सी कार्यवाही उसको करनी चाहिए राज्य को, उनमें से हमको सेलेक्ट करके देखना है। ठीक है, तो पहला दिया है कि इस संकट भरी परिस्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को एक समिति की गठन करना चाहिए। मेरे ख्याल से करना चाहिए। ठीक है, समिति गठन करेंगे तो उसके बाद निर्णय लेंगे कि किस तरह की कार्यवाही, मतलब तत्काल तो करना ही चाहिए लेकिन एक समिति भी गठित करना चाहिए। दूसरा,
राज्य के सभी प्रमुख शहरों में पेयजल के प्रयोग संबंधी सभी प्रतिबंध सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हटाने की आवश्यकता नहीं है, पेयजल से संबंधित जो प्रयोग चल रहे हैं उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो पेयजल संबंधित जो समस्या है उसका ये स्थायी हम ये नहीं कह सकते कि समाधान है, अस्थायी है, टेम्परेरी है, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। अब आगे देखें, राज्य में सभी प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार को राहत सामग्री भेजनी चाहिए, मेरे ख्याल से भेजना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग तर्क अलग अलग हो सकता है इसके लिए कार्यवाही। अब देखें कि व्यापम इस तरह के प्रश्नों के लिए आंसर कैसे लेता है। कथन और कार्यवाही से संबंधित प्रश्नों में जो अलग अलग तर्क होते हैं वो दिया जाता है आयोग के द्वारा भी और व्यापम के द्वारा भी। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका पहला और तीसरा होना चाहिए। अब देखें क्या लेता है इसका व्यापम आंसर, दूसरा भी हो सकता है आंसर। ठीक है, इसमें देखें, यदि पेन बेड है, बेड फैन है और फैन चेयर है और चेयर रूफ है, तो आदमी किस पर सोता है। तो ये सांकेतिक भाषा यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उस वाले चैप्टर का प्रश्न है। तो आदमी सोने के लिए बेड का प्रयोग करता है, तो बेड क्या है आपको देखना पड़ेगा। पेन बेड है, लेकिन बेड क्या है, बेड जो है एक फैन है। तो बेड मीन्स क्या, देखो इसमें दिया है कि यदि पेन जो है बेड है और बेड क्या है, फैन है, तो बेड के लिए फैन का यूज किया गया है, फैन शब्द का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं, ये इतना प्रश्न जो है, अब 30 प्रश्न पूछा गया था, खत्म होता है। इस तरीके का प्रश्न व्यापम के द्वारा पूछा गया था प्री बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। प्री डीएलएड में भी 30 प्रश्न पूछा गया था, जिसका सॉल्यूशन मैं एक आध दिन में आप लोगों को यहाँ वीडियो बना के दे दूंगा। तो आई थिंक ये सारा जो रीजनिंग है का जो क्वेश्चन है, ये आप लोग को बेहतर तरीके से इसका सॉल्यूशन और आंसर समझ में आया होगा। बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं जो क्लास में हम लोग, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं 90% या 90 से भी ज़्यादा, मोर देन 90, में तो 90% ही बोल रहा हूँ, हम लोग क्लास में पढ़े हैं। और जिन जिन स्टूडेंट लोग, यदि आपको लगता है कि मैं क्लास में इस तरह के प्रश्नों को पढ़ाया हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। तो चलिए आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोग मैथ्स रीजनिंग से संबंधित कक्षाएं करना चाहते हैं या अन्य विषयों से भी संबंधित भी क्लास अगर करना चाहते हैं, तो स्वागत है आप सभी का। हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती से लेकर के व्यापम से लेकर के सभी तरह के जो छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनकी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन चल रही है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आइए, स्वागत है आप सभी का और जुड़िए हमसे। ठीक है, चलिए आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।